और एक एग्जांपल है, देखो सेम इसी कंसेप्ट पे। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर नोन टू फॉर्म टू कंपाउंड्स, जैसे ऊपर देखा है वाटर एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड। द हाइड्रोजन कंटेंट इन वन इज 5.93% while in other is 11.2%, show that this data illustrate law of multiple proportion। देख सकते हैं फर्स्ट कंपाउंड में कितना हाइड्रोजन है 5.93, तो ऑक्सीजन कितना होगा 100 माइनस 5.93 करना पड़ेगा क्योंकि टोटल परसेंटेज होने वाला है 100। तो हाइड्रोजन का अगर 5.93 है तो ऑक्सीजन का 94.07% आएगा। तो सेकेंड केस में देखो हाइड्रोजन कितना दिया 11.2%, तो ऑक्सीजन कितना रहेगा 100 माइनस 11.2 यानी 88.8%। देखो इन फर्स्ट कंपाउंड द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ मास ऑफ ऑक्सीजन that combine with one part of mass of hydrogen will be like this 94.07 upon 5.93 जो बनता है 15.86 पार्ट्स। ओके, और फिर देखो हमने क्या किया, सेकेंड कंपाउंड लिया और सेकेंड कंपाउंड में देखा है द नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास ऑफ ऑक्सीजन दैट कंबाइन विथ वन पार्ट बाय मास ऑफ हाइड्रोजन। तो देखो 88.8 अपॉन 11.2 जो बनता है 7.9 पार्ट्स। तो ये जो है यहाँ पे हम रेशो लेते हैं, रेशो ऑफ मासेस ऑफ ऑक्सीजन दैट कंबाइन विथ फिक्स मास वन पार्ट ऑफ हाइड्रोजन। तो देखो इन दोनों का जो रेशो लिया वो मिला 2:1। सिंस दिस रेशो इज सिंपल होल नंबर रेशो, हेंस गिविंग द डेटा इलस्ट्रेट्स लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो ध्यान रखना सिंपल बात है, दो कंपाउंड होंगे और उनके जो कंबाइनिंग एलिमेंट है वो आइडेंटिकल रहेंगे तो बोलेंगे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन फॉलो होता है। नेक्स्ट है गेल-लिसाक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स। ध्यान रखना गेल-लिसाक्स लॉ जो है स्पेशली गैसियस रिएक्टेंट एंड गैसियस प्रोडक्ट उस केस में एप्लीकेबल होता है। सिंपल बात है, गैसियस रिएक्शन लिखना है, बैलेंस करना है, उसका कोएफिशिएंट देखना है और फिर बोलेंगे जो उनके वॉल्यूम्स होता है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के जो वॉल्यूम्स होते हैं उनका रेशो एक सिंपल होल नंबर रेशो आता है। तो स्टेटमेंट देखो लिखा हुआ है when gases combine or produced in chemical reaction they do so in a simple ratio by volume provided all gases at same temperature and pressure। और ध्यान रखना सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे मेंशन की गई है कि लॉ इज एप्लीकेबल फॉर गैसेस। ये लॉ सिर्फ और सिर्फ गैसियस सब्सटेंस के लिए एप्लीकेबल है। तो देखो सिंपल सी बात है, गैसेस कंबाइन होंगे एंड गैसेस प्रोडक्ट भी बनेंगे। तो देख सकते हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन होकर वाटर बनता है। जैसे मान लो कि हाइड्रोजन है 100 मिली, ऑक्सीजन है 50 मिली, तो वाटर मिलता है 100 मिली। आपको ऐसे नहीं सोचना है कि 100 मिली प्लस 50 मिली यानी वाटर मिलेगा 150, ये गलत बात है। आप अगर इसका बैलेंस इक्वेशन लिखते हैं तो वो इस तरह से आता है। देखो तो हम समझ सकते हैं ना कि 2 वॉल्यूम हाइड्रोजन क्या करता है, 1 वॉल्यूम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है, 2 वॉल्यूम वाटर प्रोड्यूस करता है। तो सेम बात है ना कि 100 मिली ऑफ हाइड्रोजन 50 मिली ऑफ ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है तो क्या करता है 100 मिली ऑफ वाटर को प्रोड्यूस करता है। और ये लॉ बताया था गे-लिसाक ने, इसलिए इस लॉ का नाम गे-लिसाक के नाम पे डिपेंड करता है, लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 1 वॉल्यूम ऑक्सीजन एंड 2 वॉल्यूम हाइड्रोजन एंड टोटल प्रोडक्ट 2 वॉल्यूम ऑफ वाटर। ओके, तो ऑब्वियस है ना, जो भी कुछ वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट मिलेगा वो स्टोइशियोमेट्रिक अमाउंट के अकॉर्डिंग ही मिलेगा, राइट। तो हम जैसे देखते हैं कि ये लिखा है ना 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2, तो जितना वॉल्यूम हाइड्रोजन का होगा उतना सेम वाटर का मिलता है। तो ऑक्सीजन का देखो 1 वॉल्यूम है तो वाटर का डबल मिलता है। तो ऑक्सीजन का देखो ना 1 वॉल्यूम था तो वाटर कितना मिलेगा 2 वॉल्यूम। या फिर ऐसे मानते हैं हाइड्रोजन का टोटल 2 वॉल्यूम है तो वाटर का भी 2 वॉल्यूम अमाउंट मिलेगा। तो देखो दस द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन विच कंबाइन टुगेदर दैट इज 100 मिली हाइड्रोजन 50 मिली ऑक्सीजन, और उनका जो रेशियो है वो रेशियो होता है 2:1। तो जो भी कोई गैसेस रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट कंबाइन होते हैं वो सिंपल होल नंबर रेशियो के फॉर्म में कंबाइन होते हैं, उनका एक सिंपल रेशियो मिल जाता है। उसके बाद है ये डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ये ऑलरेडी स्ट्रक्चर ऑफ, ये ऑलरेडी हम
एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड न्यूक्लियाई इस टॉपिक में डिस्कस कर चुके हैं। तो देख लीजिए, एकदम सिंपल डेफिनेशन है। सबसे पहला डेफिनेशन है एटम का। चलो रिवाइज ही कर लेते हैं एटम के चैप्टर को। एटम क्या है? तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। नेक्स्ट क्या है? ऑल एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज एंड डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ मैटर, डिफरेंट एलिमेंट्स डिफर इन देयर प्रॉपर्टीज। ये देखो कंपाउंड्स कैसे बनते हैं, तो एटम कंबाइन होते हैं, वो भी कैसे? सिंपल होल नंबर रेशो में कंबाइन होते हैं। कैसे कंबाइन होते हैं? तो सिंपल होल नंबर रेशो में कंबाइन होते हैं। और क्या है? केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स। केमिकल रिएक्शन में जो है ना, एटम्स का रीऑर्गेनाइजेशन हो जाता है, पुराने बॉन्ड्स टूटते हैं, नए बॉन्ड्स बनते हैं। लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये भी है कि केमिकल बॉन्डिंग को डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी एक्सप्लेन नहीं करता है। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी जो है वो केमिकल बॉन्डिंग को बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं करता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। और रीऑर्गेनाइजेशन मतलब हम बोल सकते हैं इन अ केमिकल रिएक्शन एटम्स कैन नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। एटम को हम क्रिएट नहीं कर सकते एंड डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। इनडायरेक्टली यह लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को कंप्लीटली सपोर्ट करता है। तो देखो यहां से कुछ बेसिक कंसेप्ट स्टार्ट होते हैं, जैसे कि एटॉमिक मास, या फिर उसे बोल सकते हैं एटॉमिक वेट। एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि वन एटॉमिक मास यूनिट, वन एटॉमिक मास यूनिट 1 AMU कितना होता है? तो जैसे मैंने ऑलरेडी बताया था 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन। कितना होता है? तो 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन एटम्स, वो भी कौन सा? कार्बन 12 आइसोटोप। तो ये लिखा है डेफिनेशन, वन एटॉमिक मास यूनिट इज अ 1/12 mass of the carbon 12 isotope of carbon atom। एंड यह भी देखा है कि 1 AMU कितना होता है? तो 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। और इसी को 1 किलोग्राम में बदलना हो तो 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। ऐसे हम कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल बताया है कि एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। तो ऑब्वियसली सभी लोगों को पता है हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 1 AMU। तो ग्राम में लिखेंगे तो 1.66 10⁻⁻24 ग्राम, या फिर ऐसे लिख सकते हैं कि 1.66 इंटू 10⁻⁻27 ग्राम। ओके, और पूरा वैल्यू के साथ देख लेते हैं तो ये मिलता है 1.008 टाइम्स देन द मास ऑफ वन एटॉमिक मास यूनिट, जिसे हम राउंड अप करके अप्रॉक्स 1 ही मान लेते हैं। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट, आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं इस पॉइंट को कि लिखा हुआ है नाउ अ डेज AMU एटॉमिक मास यूनिट इज रिप्लेस्ड बाय यूनिफाइड विच इज नोन एज यूनिफाइड मास। तो ये जो कंसेप्ट है एटॉमिक मास यूनिट, ये कंसेप्ट काफी ओल्ड कंसेप्ट हो चुका है और इसे हम यूज नहीं करते। बट जो कुछ पुराने एडिशन के बुक है उन बुक में इसे इंक्लूड किया होता है। तो बेटर है कि एटॉमिक मास यूनिट को हम यूनिफाइड मास बोलेंगे। देखो कई सारे आइसोटोप्स होते हैं। आइसोटोप्स के बारे में हमने तो सीखा होता है पहले से, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि आइसोटोप्स क्या होते हैं। तो एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास, उन्हें हम बोलते हैं आइसोटोप्स। एंड अगर कुछ आइसोटोप्स दिए जाएंगे, उनका अबंडेंस दिया जाएगा, उनका आइसोटोपिक मास दिया जाएगा और बोलेंगे उनका एवरेज एटॉमिक मास निकालो। तो यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है समेशन ऑफ आइसोटोपिक मास इनटू परसेंटेज रिलेटिव अबंडेंस। परसेंटेज रिलेटिव अबंडेंस मींस
टोटल जितने भी आइसोटोप्स है उनमें परसेंटेज कितना रहेगा उस रिस्पेक्टिव आइसोटोप का। तो यह फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मानो कि मेरे पास एक आइसोटोप है जिसका आइसोटोपिक मास है कुछ m1, मानो उसका कुछ अबंडेंस है a1, तो पहले आइसोटोप का मास इंटू इट्स अबंडेंस करना है प्लस सेकेंड आइसोटोप का मास इंटू इट्स अबंडेंस करना है। एंड सिमिलरली अगर तीसरा भी आपके पास आइसोटोप होगा तो मास ऑफ थर्ड आइसोटोप इंटू इट्स अबंडेंस करना है और इसे डिवाइड करते हैं टोटल अबंडेंस से। यहाँ पे परसेंटेज में लिया हुआ है इसलिए डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि सारे इंडिविजुअल परसेंटेज मिलाने से 100 बनता है, इसलिए 100 से डिवाइड किया गया। अदरवाइज अगर ये परसेंटेज नहीं दिया होगा तो सिंपली a1 प्लस a2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो आपको मिलेगा एवरेज एटॉमिक मास। ध्यान रखना, मिलेगा एवरेज एटॉमिक मास। ये इस टाइप से हमें कैलकुलेट करने के लिए बोल सकते हैं, या कई बार ये करेंगे, आपको एवरेज एटॉमिक मास देंगे, आइसोटोपिक मास गिवन होगा और हमें निकालना होगा परसेंटेज रिलेटिव अबंडेंस। क्वेश्चन को उल्टा भी कर सकते हैं, तो बेटर है कि आप लोग ये फॉर्मूला अभी नोट डाउन करो, एवरेज एटॉमिक मास। देखो एक एग्जांपल है कि इसमें बताया है कार्बन के 3 आइसोटोप, देखो कार्बन 12 है, 13 है, 14 है, और उसमें पता है ना आपको कि कार्बन 14 जो है रेडियो एक्टिव आइसोटोप है जो कार्बन डेटिंग के लिए यूज करते हैं। कोई कार्बन कंटेनिंग फॉसिल होगा तो उस फॉसिल का एज डिटरमाइन करने के लिए कार्बन 14 रेडियो आइसोटोप को यूज करते हैं और इस टेक्निक का नाम है कार्बन डेटिंग। तो देखो फर्स्ट कॉलम आइसोटोप है, सेकंड रिलेटिव अबंडेंस है, एटॉमिक मास गिवन है, इसे बोलते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। हर आइसोटोप का जो मास है वो अलग अलग मास होता है, उसे बोलते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। देखो जो हमारा फॉर्मूला था, जैसे मान लेते हैं कि ये जो है ना अबंडेंस, इसे A1 मानते हैं, इसे मानते हैं A2, इसे मानेंगे A3, और यहाँ पे क्या है तो एटॉमिक मासेस है, इसे मानेंगे M1, M2, M3। तो देखो सिंपल बात मैंने बोली थी, जब भी आपको एवरेज एटॉमिक मास निकालना होगा तो मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप इनटू इट्स अबंडेंस प्लस mass of second isotope into its abundance plus mass of third isotope into its abundance and upon first abundance, second abundance and third abundance, जितने भी abundance है उनको ऐड करना है, राइट। देख सकते हैं मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप कितना है 98.92 और उसका एटॉमिक मास कितना है 12, प्लस देखो सेकेंड आइसोटोप का मास है 1.108, देखो इसका जो अबंडेंस है वो है 1.108 और ये परसेंटेज, मतलब सिंपली ये किया है इन्होंने, अबंडेंस इंटू मास प्लस अबंडेंस इंटू मास एंड थर्ड के लिए भी अबंडेंस इंटू मास, टोटल यहाँ पे ऐड किया है और डिवाइड करना हो तो ये सारे अबंडेंस जब हम ऐड करेंगे तो टोटल बनता है 100%। इसे सॉल्व करने से फाइनल आंसर मिलेगा 12.011 यूनिफाइड, और हम राउंड ऑफ करके इसे लिखते हैं 12 यूनिफाइड। इसलिए हम कार्बन का जो एटॉमिक मास लेते हैं वो लेते हैं 12 यूनिफाइड। सेम रूल बाकी एलिमेंट्स के लिए भी एप्लीकेबल है, जैसे हम हाइड्रोजन मानते हैं तो हाइड्रोजन के भी 3 आइसोटोप है, H1, H2, H3, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, लेकिन हम हाइड्रोजन का मास हमेशा 1 इसलिए मानते हैं क्योंकि वो होता है एवरेज एटॉमिक मास। वो मास क्या होता है, एवरेज एटॉमिक मास। या ऑक्सीजन का मास मानते हैं 16, वो भी एवरेज एटॉमिक मास होता है। तो ध्यान रखिए इस बात को, मोलिकुलर मास डिटर्मिनेशन में, मोलिकुलर मास डिटर्मिनेशन में जो मास हम कंसिडर करते हैं उसे बोला जाता है एवरेज एटॉमिक मास। नहीं तो आइसोटोप के तो अलग अलग हो सकते हैं।
नेक्स्ट आया तो ये मोल कंसेप्ट है। मोल कंसेप्ट में हम देखते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालेंगे, ये सारे मेजरमेंट हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। देखो जैसे बताया था कि 1 डजन क्वांटिटी कितना है, 12। 1 डजन में 12 क्वांटिटीज आते हैं। एंड अगर हम बात करते हैं 1 ग्रॉस की तो उसमें 144 पार्टिकल्स आते हैं। तो सेम बात है कि जब हम बोलेंगे 1 मोल ऑफ सब्सटेंस तो कितना होता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। ध्यान रखिए 10 टू द पावर 23, इस नंबर को बोलते हैं एवोगैड्रोस नंबर। तो जब भी हम कोई 1 मोल सब्सटेंस लेते हैं तो उसमें एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। दिस पार्टिकल्स कैन बी एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स। ध्यान रखिए दिस पार्टिकल्स कैन बी एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स। तो देख सकते हैं यहाँ पे एग्जांपल में बताया गया है, जैसे कुछ 1 मोल एटम है तो कितना होगा एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम, मॉलिक्यूल या आयन। या 2 मोल बोलते तो देखो क्या करना है, 2 से एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाई करना है। या 0.5 मोल बोला है तो क्या करेंगे नंबर ऑफ मोल इनटू एवोगैड्रो नंबर। तो सिंपल सा फॉर्मूला है कि जब आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स मेजर करने हैं, जब भी आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स मेजर करने हैं तो नंबर ऑफ मोल इनटू एवोगैड्रोस नंबर करना होता है। एवोगैड्रो नंबर का वैल्यू जो है ये फिक्स वैल्यू है 6.022 into 10 to the power 23। नंबर ऑफ मोल इंटू 6.022 into 10 to the power 23। तो देखो 1 मोल अगर मास में लिखना हो तो देखो एटम के लिए 1 मोल इज इक्वल टू एटॉमिक मास। जैसे कार्बन है तो कार्बन का एटॉमिक मास 12 है, तो क्या लिखना है 12 ग्राम पर मोल। दिस इज कॉल्ड एज मोलर मास। 1 मोल क्वांटिटी का जो मास है उसे हम बोलते हैं मोलर मास। सिमिलर देखो मॉलिक्यूल्स की अगर बात करते हैं तो कौन सा मॉलिक्यूल लिया, कार्बन डाइऑक्साइड। एटॉमिक मासेस ऐड करने से मिलता है 44, लेकिन यहाँ पे लिखेंगे 44 ग्राम पर मोल, दैट इज मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। या एटम की बात करते हैं देखो सोडियम 23, तो 23 ग्राम ऑफ सोडियम इज 1 मोल एंड सिमिलरली 17 ग्राम ऑफ अमोनिया इज 1 मोल अमोनिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं और भी कुछ एग्जाम्पल है कि जिसमें ये कुछ मासेस गिवन है। ओके और ये मोल कंसेप्ट गैसियस सब्सटेंस के लिए भी अप्लाई होता है। अगर कोई गैस है, गैस एट एसटीपी, एसटीपी मींस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। अगर हम किसी गैस को स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे लेते हैं तो ध्यान रखना उस गैस का 1 मोल यानी 22.4 डेसीमीटर क्यूब, या फिर इसे हम अल्टरनेटिवली 22.4 लीटर भी ले सकते हैं। ध्यान रखिए 1 मोल ऑफ गैस 22.4 डीएम क्यूब या 22.4 लीटर हो सकता है एट एसटीपी और एनटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, या इसे बोलेंगे नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो ध्यान रखिए नॉर्मल टेम्परेचर जो होता है वो हम मानते हैं गैस के लिए 273 केल्विन, और जो प्रेशर होता है उस प्रेशर को मानते हैं 1 एटीएम प्रेशर। ध्यान रखिए टेम्परेचर को मानना है 273 केल्विन और प्रेशर को मानना है 1 एटीएम प्रेशर। तो इन कंडीशन में 1 मोल ऑफ गैस जो है वो बनेगा 22.4। ओके तो ये एक्सप्लेनेशन यहाँ पे लिखा है 273 एंड 100 प्रेशर तो 1 एटीएम। एटीएम को हम सेंटीमीटर में बदल सकते हैं तो 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, या फिर 760 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी ले सकते हैं, या 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5 भी ले सकते हैं। 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5 भी ले सकते हैं। तो देखो यहाँ पे दिया है कि वॉल्यूम कैसे निकाले, तो सिंपल बात है आप नोट कर सकते हैं कि फॉर्मूला होता है अगर वॉल्यूम ऑफ गैस निकालना है आपको तो ध्यान रखिए वॉल्यूम ऑफ गैस अगर निकालना है
तो नंबर ऑफ मोल आपको निकालना पड़ेगा, उसे 22.4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आपको वॉल्यूम मिलेगा लीटर में या डेसीमीटर क्यूब में। तो नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते हो, तो काफी इजी था ना, कि जो भी कुछ मास है, मास इन अ ग्राम, उसे क्या करना है, तो मोलर मास से डिवाइड कर लेना है। इस फॉर्मूला को नोट कर सकते हैं। देखो जैसे दिया है यहाँ पे 1.1 इंटू 22.4 करेंगे तो आपको मिलेगा 2.24। ओके, यहाँ पे पॉइंट का थोड़ा सा मिस्टेक है, क्योंकि हाँ नहीं नहीं करेक्ट है, क्योंकि 1 मोल, यस, तो 1 मोल होता है 22.4। 3 मोल के लिए क्या करेंगे, 3 इंटू 22.4 जो बनता है 67.2, एंड 0.5 मोल कितना बनेगा, तो 11.2 डेसीमीटर क्यूब। देखो मोल कंसेप्ट, देखो मोल से इतना सारा इंफॉर्मेशन मिलता है। अगर आप गैस की बात करते हैं तो 1 मोल इज इक्वल टू 22.4 डेसीमीटर क्यूब ऑफ गैस एट एसटीपी और एनटीपी, या 1 मोल इज इक्वल टू एवोगाड्रोस नंबर, नंबर भी मिल जाता है, राइट। एंड नंबर ऑफ मोल से मास ऑफ सब्सटेंस भी निकाला जा सकता है। ध्यान रखिए कि अगर मास की बात होगी तो 1 मोल ऑफ सब्सटेंस is equal to molar mass of that substance। ध्यान रखिए 1 मोल ऑफ सब्सटेंस क्या होता है, तो मोलार मास ऑफ सब्सटेंस। ओके, 1 मोल सब्सटेंस क्या है, तो मोलार मास ऑफ सब्सटेंस। जैसे देखो कार्बन की बात करते हैं, 1 मोल कार्बन 12 ग्राम, 1 मोल सोडियम 23 ग्राम। एटम्स के लिए क्या बोलना है, एटॉमिक मास इज न्यूमेरिकल इक्वल टू मोलर मास। देखो एटॉमिक मास की वैल्यू है 12, 23, लेकिन इन्हें हम जब ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं तो इन्हें बोल सकते हैं ग्राम एटॉमिक मास। क्या बोल सकते हैं इन्हें, ग्राम एटॉमिक मास। तो ग्राम एटॉमिक मास जो है इसी को हम बोलते हैं मोलार मास। तो जब मोलार मास के बराबर सब्सटेंस प्रेजेंट होगा तो इस सब्सटेंस को बोलते हैं कि यह सब्सटेंस 1 मोल सब्सटेंस है। सेम रूल फॉर मॉलिक्यूल्स। देखो कार्बन डाइऑक्साइड मोलिकुलर मास 44 यूनिफाइड है, इधर लिखा है 44 ग्राम, तो इसे हम बोलेंगे ग्राम मोलिकुलर मास। इसे हम बोलेंगे ग्राम मोलिकुलर मास। देखिए ग्राम मोलिकुलर मास क्या है, तो मोलर मास। क्या है ये, मोलर मास। तो देखो सेम है, नाइट्रोजन का 17। ओके, और भी एडवांस लेवल पे जा सकते हैं। जैसे बताया कि मोल को वॉल्यूम में बदलना है तो क्या करना है, मल्टीप्लाइड बाय 22.4, एंड वॉल्यूम को अगर मोल में बदलना है तो डिवाइडेड बाय 22.4। तो दोनों तरह से कन्वर्जन किया जा सकता है, कि मोल को वॉल्यूम में बदल सकते हैं, वॉल्यूम को मोल में बदल सकते हैं। सिमिलरली मोल को नंबर में भी बदला जा सकता है। तो नंबर ऑफ मोल इंटू एवोगाड्रो का नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ पार्टिकल मिलेगा, एंड नंबर ऑफ पार्टिकल को एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करते हैं तो मोल मिल जाता है। तो जो कन्वर्जन है वो दोनों साइड से है। मोल को नंबर में बदला जा सकता है एंड नंबर को मोल में बदला जा सकता है, या फिर ये भी कर सकते हैं मोल को मास में बदल सकते हैं। अगर मोल को मास में बदलना है तो एटॉमिक वेट इंटू मोलिकुलर सॉरी, तो क्या करना है, नंबर ऑफ मोल एटम के लिए निकालना है तो मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक वेट, एंड मोलिक्यूल के लिए निकालना हो तो क्या करेंगे, मोल इंटू मोलिकुलर वेट। एंड इसका रिवर्स प्रोसेस करना हो तो क्या करना है, सिंपली जो भी कुछ मोलार मासेस है, मोलार मासेस से गिवन मास को डिवाइड कर लेना है। यह भी काफी इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है, आप इसे नोट कर सकते हैं।
आई होप कि आपने इसे नोट किया होगा। तो देखो यही सेम फॉर्मूलाज यहाँ पे देख रखे। 3 तरीके से नंबर ऑफ मोल निकाला जा सकता है। गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे तो सिंपली एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करो, या फिर मास दिया होगा तो सबसे पहले मास को ग्राम में बदलना है। मास मिलीग्राम में हो सकता है, किलोग्राम में हो सकता है, अकॉर्डिंगली यूनिटरी मेथड यूज करके ग्राम में कन्वर्ट करना है और डिवाइड करना है एटॉमिक वेट या मोलिकुलर वेट से। या सिंपल बात है मोलार मास से डिवाइड करना। या फिर वॉल्यूम दिया होगा इन केस ऑफ गैस, तो जो वॉल्यूम ऑफ गैस है उसे लीटर में बदलना है, और जो वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर है उसे डिवाइड करना है वॉल्यूम एट एसटीपी। इसका वैल्यू होता है 22.4। इसका वैल्यू क्या होता है 22.4। देखो 1 मोल क्या है एटॉमिक वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ग्राम में। फिर 1 मोल एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, 1 मोल क्या है तो 20.4 लीटर, जो ऑलरेडी हमें पता है। ओके तो नेक्स्ट बात आती है फॉर्मूला मास की। तो देखो मोलिकुलर मास एंड फॉर्मूला मास सेम ही कंसेप्ट है। जैसे सॉल्ट होता है ना NaCl, तो सोडियम का एटॉमिक मास प्लस क्लोरीन का एटॉमिक मास ये हम ऐड कर देते हैं, और जो टोटल मास मिलता है उसे बोलते हैं फॉर्मूला मास। सॉल्ट के केस में अगर एटॉमिक मास ऐड करते हैं तो जो हमको एडिशन मिलता है उसे ही बोलते हैं फॉर्मूला मास। एंड अगर मॉलिक्यूल होगा एटॉमिक मास इसके एडिशन करते हैं और जो मिलेगा उसे बोलते हैं मॉलिक्यूलर मास। तो देखो यूज्ड फॉर आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड कौन, तो सॉल्ट्स। आयनिक कंपाउंड्स कौन है तो सॉल्ट्स है। तो ध्यान रहे फॉर्मूला मास कंसेप्ट सॉल्ट्स के लिए एप्लीकेबल है, क्योंकि आयनिक कंपाउंड क्लस्टर यानी क्रिस्टल के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, तो कई सारे केटाइंस एंड एनाइंस अल्टरनेट पोजीशन में प्रेजेंट होते हैं। केटाइंस एंड एनाइंस जो है वो अल्टरनेट पोजीशन में प्रेजेंट होते हैं, तो हम क्या करते हैं उसका एक सिंपल यूनिट निकाल लेते हैं और उसका मास होता है फॉर्मूला मास। ठीक है, तो फॉर इंस्टेंस सोडियम क्लोराइड का देख रखा है। सोडियम क्लोराइड में क्या है तो Na+NCl-, एक छोटा सा फॉर्मूला यूनिट है। ऐसे कई सारे केटाइन एनाइन पूरे 3 डायमेंशनली रीअरेंज होते हैं और उनसे बनता है क्रिस्टल। बट फॉर्मूला मास निकालते तो सिंपली क्या करेंगे, इन दोनों के मासेस ऐड करेंगे। देखो एटॉमिक मास ऑफ सोडियम एंड एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। तो सोडियम का तो पता है 23 AMU, क्लोरीन का 35.5। ये 35.5 इसलिए है क्योंकि ये होता है एवरेज एटॉमिक मास। तो देखो ये कुछ क्वेश्चंस है, जैसे ये बोरॉन के आइसोटोप्स देखे रखे हैं, बोरॉन 10, बोरॉन 11 एंड रिलेटिव अबंडेंस है 20% एंड 80% बोला है एवरेज एटॉमिक मास। तो जैसे मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि जब भी आपको एवरेज एटॉमिक मास निकालना है तो मास ऑफ आइसोटोप इनटू अबंडेंस प्लस mass of second isotope into its abundance and divided by total abundance A1 plus A2। देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले का मास सॉरी पहले का अबंडेंस इनटू मास, दूसरे का अबंडेंस इनटू मास एंड टोटल परसेंटेज 100 से डिवाइड करते हैं, तो आंसर आता है 10.8। तो आंसर क्या आता है 10.8। और इसी टाइप का सेम क्वेश्चन हमें पूछा था इंडिया के एग्जामिनेशन में, आई थिंक अप्रैल अटेम्प्ट 2024 का अगर आप क्वेश्चन पेपर रेफर करोगे तो वहां पे सेम इसी टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, बस थोड़ा चेंज किया था। उन्होंने एवरेज एटॉमिक मास का वैल्यू हमें प्रोवाइड किया था और पूछा था अबंडेंस कितना है। तो इसी क्वेश्चन को थोड़ा चेंज भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे क्या पूछा है डायरेक्ट एवरेज एटॉमिक मास, तो यह भी हो सकता है कि एवरेज एटॉमिक मास अगर प्रोवाइड करते हैं उनका हमें मास प्रोवाइड करते हैं आइसोटोपिक मास, बोलेंगे अबंडेंस निकाल लो, तो बिल्कुल रिवर्स प्रोसेस करके निकाला जा सकता है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 आइसोटोप है, तो सेम तरीके का है, लेकिन यहाँ पे क्या करना है तो हमें अबंडेंस निकालना है। देखो 2 आइसोटोप है, मासेस 20 एंड 21 है, उनके एवरेज एटॉमिक मास का वैल्यू दिया है 20.2 और बोला है परसेंटेज कंपोजिशन क्या रहेगा। तो ध्यान रखिए परसेंटेज कंपोजिशन अगर हमें निकालना है तो देखो हम ऐसे एक टेबल बनाएंगे जिसमें लिखेंगे आइसोटोप्स। 2 आइसोटोप्स है, कोई एलिमेंट है एक्स नाम से, एक आइसोटोप है जिसका मास 20 है, दूसरा आइसोटोप है जिसका मास 21 है। तो ये होने के बाद हम यहाँ पे क्या लिखेंगे,
तो आइसोटोप के बाद उनका लिखेंगे रिलेटिव मास, या फिर उसे हम लिखेंगे आइसोटोपिक मास। देखो इसका है 20, दूसरे का है 21, और क्या दिया है तो उनका रिलेटिव अबंडेंस, वो तो हमें पता करना है, और प्रोवाइड किया है एवरेज एटॉमिक मास। तो मानो कि फर्स्ट आइसोटोप का अबंडेंस मैं मानता हूं x%, तो ऑब्वियस है जब हम दो अबंडेंस ऐड करते हैं तो ओवरऑल कितना बनता है 100%। तो एक अगर x% है तो दूसरा हो जाएगा 100 माइनस x%। ध्यान रखिए दूसरा बनेगा 100 माइनस x%। तो जो हमारा रेगुलर फॉर्मूला है उसमें हम रख सकते हैं, फॉर्मूला ये होता है कि एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू m1 इंटू a1 प्लस m2 इंटू a2 अपॉन a1 प्लस a2। तो अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं, देखो पहले का मास 20 इंटू एक्स और दूसरे का 21, और अबंडेंस कितना है 100 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 100 करेंगे। तो देखो इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया, 20 इंटू एक्स 20x, और देखो 21 इंटू 100 2100 माइनस 21x, और एवरेज एटॉमिक मास तो दिया है 20.2। तो देखो सब रीअरेंज किया, 100 को इधर भेजा, 100 मल्टीप्लाई हुआ तो ये बना 2020, बाकी 20x प्लस 2100 माइनस 21x। तो देखो माइनस 21x प्लस माइनस प्लस 20x क्या बनेगा माइनस एक्स, राइट। तो दोनों साइड का माइनस माइनस कट होगा तो x इज इक्वल टू 80। तो ऑब्वियस है पहले आइसोटोप का जिसका एटॉमिक मास हमने 20 माना है उसका अबंडेंस मिलता है 80%, दूसरे आइसोटोप के लिए पूछते तो वो मिलता है 20%। तो ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, और सेम इसी टाइप का क्वेश्चन अप्रैल अटेम्प्ट में पूछा गया था, लेकिन वो क्वेश्चन पूरी तरह से बोरॉन पे बेस्ड था। चलिए इस क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हैं सॉल्यूशन के साथ, आपको काफी हेल्पफुल रहेगा ये क्वेश्चन। आई होप कि आपने इसे नोट किया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। देखो सेम एग्जांपल है कि जहाँ पे क्या बोला है, नाइट्रोजन है, उसके दो आइसोटोप्स है 14 एंड 15, एंड एवरेज एटॉमिक मास गिवन है, और हमको निकालना है परसेंटेज अबंडेंस। तो जैसे पहला क्वेश्चन सॉल्व किया था उसी तरह यह भी क्वेश्चन सॉल्व किया गया है। आप इसे नोट कर सकते हैं, अब इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं। देखो ये मिलता है अबंडेंस 99.33, तो दूसरे को ऑब्वियस क्या होगा 100 माइनस 99.33 जो होता है 0.67, और ये यहाँ का लास्ट लॉ है जिसका नाम है एवोगाड्रोस लॉ, राइट।
तो ये एवोगैड्रो ने बताया, इसलिए इसका नाम है एवोगैड्रोस लॉ। तो सबसे पहले देखो एक बात समझ लेते हैं, एटॉमिसिटी। तो एटॉमिसिटी क्या होता है? अगर कोई मॉलिक्यूल है तो वो मॉलिक्यूल बनने के लिए कितने एटम्स लगते हैं, या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में देख के हम बता सकते हैं कितने एटम से ये मॉलिक्यूल बना है, उसे बोलते हैं एटॉमिसिटी। तो देखो रिएक्शन है H2 प्लस Cl2, क्या मिलता है प्रोडक्ट में? 2HCl। ओके, और ये जो लॉ है ये बिल्कुल गेल सेक्स लॉ के जैसा है। गेल सेक्स लॉ में हम वॉल्यूम कंसिडर करते हैं, तो एवोगैड्रोस लॉ में नंबर ऑफ मोल को कंपेयर किया जाता है। ध्यान रखिए। तो ये बोला है ना कि एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का, एक मॉलिक्यूल क्लोरीन का कंबाइन होकर दो मॉलिक्यूल HCl के बनते हैं। तो इनका अगर रेशियो लेते हैं तो क्या बन जाता है? सिंपल होल नंबर रेशियो बन जाता है। ओके, तो देखो अगर हम हाफ मॉलिक्यूल H2 का मानते हैं, हाफ मॉलिक्यूल Cl2 का मानते हैं, तो एक मॉलिक्यूल HCl का मिलता है। In this manner, each reactant product can be expressed in terms of number of molecules and atoms involved in the reaction. तो देख सकते हैं ना, ये बताया था आपको एटॉमिसिटी। तो क्या है? एक सोडियम, एक पोटेशियम, एक एल्यूमिनियम, एक हीलियम, एक कॉपर। ये जो एटम्स है एक एक है, तो एटॉमिसिटी इसका एक माना जाता है। ये डायटोमिक मॉलिक्यूल है O2N2Cl2, इनको डायटोमिक मॉलिक्यूल बोलना है। ओजोन 3 एटम से बनता है, 3 है। फास्फोरस का एटॉमिसिटी 4 है, और सल्फर में 8 एटम है, तो इसे बोलते हैं पॉलीएटॉमिक। राइट। तो ये भी क्वेश्चंस होते हैं कि आपको कुछ मॉलिक्यूल देंगे और बोलेंगे इसमें से पॉलीएटॉमिक कौन है। तो पॉली कब बोला जाएगा? जब 4 से ज्यादा एटम्स कंबाइन होते हैं ना, तो उस मॉलिक्यूल को बोलते हैं पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। तो देखो यहाँ एवोगैड्रो लॉ का कंसेप्ट बताया है, जैसे हमने गैसियस स्टेट के लिए अप्लाई किया था, उसी तरह क्या करना है, नंबर ऑफ मोल के लिए भी ये लॉ अप्लाई कर सकते हैं। तो देखो ये स्टेटमेंट बनता है कि इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। जैसे हमारे पास कोई दो अलग अलग गैस है, एक हेलियम है और दूसरा गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, एंड दोनों को और सेम वॉल्यूम के कंटेनर में रखा है, दोनों का वॉल्यूम सेम है, दोनों का टेम्परेचर सेम है, दोनों का प्रेशर सेम है, तो दोनों के पास सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, दोनों में सेम नंबर ऑफ मोल होगा। तो ये सेम स्टेटमेंट बनता है एवोगैड्रोस लॉ के लिए। तो देखो ये तो आपको पता है, एवोगैड्रोस नंबर 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। नेक्स्ट ये देखो कंसेप्ट है एटॉमिक मास, तो 12 होता है। ओके, तो हम ऐसे मानते हैं कि क्या होता है एवोगैड्रो नंबर, तो कार्बन 12। कार्बन 12 क्या है? सबसे स्टेबल आइसोटोप है। अगर हम मानते हैं कि 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 लिया हुआ है, तो इसे हम बोलते हैं कि 1 मोल ऑफ कार्बन है। 1 मोल ऑफ कार्बन कितना होता है? जो एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल कंटेन करता है। तो ये बोला जाता है कि एवोगैड्रो नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स दैट कंटेन इन अ कार्बन 12 आइसोटोप। 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। देखो निकाले कैसे, तो सिंपल बात है कि नंबर ऑफ एटम्स इन 12 ग्राम। तो सबसे पहले देखो जो मास है वो ग्राम में, 12 ग्राम मैंने लिख दिया। और क्या करना है, मास ऑफ 1 कार्बन एटम। तो एक कार्बन एटम का मास तो हमने देखा है, एक कार्बन एटम का जो मास है वो होता है 12 यूनिफाइड, और इसे हम ग्राम में बदलना चाहते हैं, तो 12 इंटू 1.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 करेंगे, जो आएगा 19.92 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24, और साइंटिफिक नोटेशन में 1.992 इंटू 10 टू द पावर माइनस 23। तो सेम बात है कि जो 12 ग्राम है वो टोटल मास है 1 मोल क्वांटिटी का, और उसे एक एटम के मास से जब डिवाइड करते हैं तो मिल जाता है एवोगैड्रो नंबर। और ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, इसे एवोगैड्रोस कांस्टेंट भी बोला जाता है।
नेक्स्ट क्या है, ग्राम एटॉमिक वेट। तो ग्राम एटॉमिक वेट क्या है, तो जैसे ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन को क्या करना है, जो एटॉमिक वेट है वो ग्राम में एक्सप्रेस करना है, उसे बोलते हैं ग्राम एटॉमिक वेट, या फिर उसे यह बोल सकते हैं मोलर मास। ग्राम एटॉमिक वेट को मोलर मास भी बोला जाता है या फिर इसे ग्राम एटम भी लिखता है। तो क्या डेफिनेशन है, द वेट ऑफ एवोगाड्रोस नंबर ऑफ एटम इज कॉल्ड एज ग्राम एटॉमिक वेट। तो ये क्या है, सिंपली मोलर मास का एक कंसेप्ट है और कुछ नहीं है। नेक्स्ट इज मोलिकुलर मास और मोलिकुलर वेट। तो सेम बात, एवोगाड्रोस नंबर के पार्टिकल लेना है, उसका मास निकलना है, वो भी ग्राम में। जैसे देखो हम कंसिडर करते हैं मीथेन, तो मोलिकुलर मास निकाला जा सकता है 12.011 एटॉमिक मास कार्बन का है, हाइड्रोजन का होता है 1.008, टोटल है 4, टोटल मिला के 16.043 AMU। तो AMU को क्या करेंगे, इसे मानेंगे कि ये एक मोलिक्यूल का मास है, राइट, और हमें किसका निकालना है, 1 मोल पार्टिकल का। तो सिंपली क्या करेंगे, ये जो नंबर मिला है इसे हम एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और ग्राम में बदलना है, तो 1.66 इंटू 10 to the power -24 से मल्टीप्लाई करते हैं, वो मिलता है मोलर मास, जो मिलेगा 16.0 ग्राम पर मोल अप्रोक्स। देखो ये बोला है कैलकुलेट मोलिकुलर मास ऑफ ग्लूकोज, तो सिंपल बात है, मोलिकुलर मास निकालना इसी कौन सी बड़ी बात है। तो देख सकते हैं कि इसके पास कार्बन 6 है, हाइड्रोजन 12 है, ऑक्सीजन 6 है। ये तो स्कूल लेवल से हमने पढ़ा होता है। फिर क्या करते हैं, जो भी इनके रिस्पेक्टिव एटॉमिक मासेस है उनको हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, इतना पॉइंट में कंसिडर करने की जरूरत भी नहीं है। और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो मिलता है 180 AMU। तो ध्यान रखिए 180 AMU जो है उसे हम बोलते हैं मोलिकुलर मास। अगर सवाल यह होगा कि मोलार मास क्या होगा, ध्यान रखिए मोलार मास एंड मोलिकुलर मास बिल्कुल अलग अलग कंसेप्ट है। अगर मोलार मास बोलेंगे तो हम लिख सकते हैं 180 ग्राम पर मोल, एंड मोलिकुलर मास बोलेंगे तो 180 AMU। नेक्स्ट है ग्राम मोलिकुलर वेट। तो सेम ही बात है, जैसे मोलिकुलर मास के लिए किया वैसे आपको क्या करना है, एटॉमिक मासेस ऐड करना है। तो देखो मोलिकुलर वेट एक्सप्रेशन ग्राम इज ग्राम मोलिकुलर वेट, तो ये क्या है, मोलर मास। ये ग्राम मॉलिक्यूल, तो ग्राम मॉलिकुलर मास ही होता है ग्राम मॉलिकुलर वेट, या ऐसे कोई बोलते हैं मोलर मास। जैसे नाइट्रोजन N2, एक नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14, दोनों का 28 होता है, तो 28 ग्राम यानी 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन। नेक्स्ट है मोल कंसेप्ट एंड मोलर मास। तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि 1 मोल क्या होता है, मोलार मास के बराबर होता है। जैसे हम मानते हैं कि 1 मोल कार्बन, तो 1 मोल कार्बन एग्जैक्टली कितना है, तो 1 मोल कार्बन एग्जैक्टली इक्वल टू 12 ग्राम, और 12 ग्राम क्या है, तो मोलार मास ऑफ कार्बन। देखो 1 मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन्स एज मेनी पार्टिकल्स और एंटिटीज इज देयर आर एटम्स इन एग्जैक्टली 12 ग्राम ऑफ कार्बन, 12 आइसोटोप। देखो 1 मोल के एवोगाड्रो नंबर बोला है और उन्हीं बातों को बार बार हमने यहाँ पे रिपीट किया हुआ है, तो बहुत अच्छे नोट्स बने हैं इसके। देखो मोलर मास ऑफ वाटर, तो सिंपली क्या करना है आपको, मोलिकुलर मास से निकालना है। क्या करना है, सिंपली मोलिकुलर मास से निकालना है। वाटर का कितना होता है 18, तो बस 18 ग्राम लिखना है, ओके। एंड मोलिकुलर मास बोलेंगे तो क्या लिखना है 18 AMU। जैसे मोलर मास ऑफ सोडियम क्लोराइड 58.5 ग्राम, एंड मोलिकुलर मास, नहीं इसको क्या बोलते हैं, फॉर्मूला मास। ध्यान रखिए क्या बोलते हैं, फॉर्मूला मास। तो फॉर्मूला मास जो आता है वो 58.5 यूनिफाइड आता है। और सेम बात है ग्राम मोलर वॉल्यूम, जो होता है 22.4 लीटर एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो यहाँ तक का जो पोर्शन है आई होप अपने अच्छे से एंजॉय किया होगा, इसे समझ चुके होंगे, और जो भी कुछ डाउट्स होंगे या जो भी कुछ क्वेरीज होंगे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसका और भी आगे एक्सटेंडेड वर्जन है, और भी आगे पार्ट है, लेकिन वो काफ़ी बड़ा है। आपको समझने के लिए सबसे पहले
कुछ बातें रिवाइज करनी पड़ेगी, जैसे कि मैंने बताया था एटॉमिक नंबर्स, एटॉमिक मासेस, कुछ सिलेक्टेड एलिमेंट के एटॉमिक मासेस आपको याद ही रखने पड़ेंगे, जैसे कि कार्बन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। जो एलिमेंट मोस्ट ऑफ द टाइम आते हैं उनका एटॉमिक मास याद रखना ही पड़ेगा, एंड एट लीस्ट फर्स्ट एलिमेंट से लेके 20 एटॉमिक नंबर तक, कैल्शियम तक एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर, उनका सिंबल, एटॉमिक मास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये सब पता होना चाहिए। और जैसे कि कुछ कांस्टेंट बताए, जैसे एवोगाड्रोस कांस्टेंट हो गया 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, या फिर हम बोलते हैं कि 1 यूनिफाइड कितना होता है, तो 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम। इस टाइप के कन्वर्जन्स आपको अच्छे से पता होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात इस लेक्चर में थी एवरेज एटॉमिक मास। तो एवरेज एटॉमिक मास के कई सारे कैलकुलेशन एंड प्रॉब्लम्स आपको 11th स्टैंडर्ड के टेक्स्ट बुक में मिल सकते हैं। आप एनसीईआरटी को रेफर कर सकते हैं या महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के बुक को भी रेफर कर सकते हैं। और कुछ जो पोर्शन है वो आपको 9th स्टैंडर्ड सीबीएसई के टेक्स्ट बुक में भी मिल सकता है। तो जितना हो सके आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं, वहां से जो भी क्वेश्चन मिलेंगे उन क्वेश्चन को इन कंसेप्ट के बेसिस पे सॉल्व कर सकते हैं। तो ध्यान रखिए कुछ कुछ बातें हैं जो आपको नोट करनी पड़ेगी, और याद कैसे करना है इसके बारे में बताता हूं। एकदम सिंपल सी बात है, जो भी चीजें आपको याद करना है, सबसे पहले एक अच्छा सा व्हाइट पेपर लेना है, उस पेपर के ऊपर सारे फॉर्मूलाज लिखो, जो कुछ कांस्टेंट है उन कांस्टेंट्स को भी लिख सकते हो, और वो कहाँ पे लगाना है, जहां पे आपका स्टडी स्टेबल होगा वो सामने लगा देना है। तो जब भी आप आते जाते रहोगे नजर डालना है, या फिर आप टारगेट रखो एक दिन में 2 फॉर्मूला करना है, रिवाइज करना है, उनके जो कुछ रिपीटेड क्वेश्चन है उनको सॉल्व करना है। और ध्यान रहे कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक नहीं करना है कभी। कैलकुलेशन का जो पार्ट है वो आप पहले अपना पक्का कर लीजिए, एकदम कंफर्म। तो ये कुछ मेरे सजेशंस थे। ये टॉपिक सबसे इजी टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक होता है 11th स्टैंडर्ड के लिए। तो जो रेगुलर स्टूडेंट है 11th स्टैंडर्ड के, वो अपने रेगुलर सिलेबस के साथ साथ इस टॉपिक को पढ़ चुके हैं, और जो 12th के स्टूडेंट है वो लोग ऑलरेडी इस टॉपिक को सीख चुके होंगे। फिर भी आप इस लेक्चर को एक बार नहीं समझ में आया तो 2 बार रिपीट करके देख लीजिए। बहुत सिंपल सिंपल कंसेप्ट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कई सारे एंट्रेंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और इसका जो लास्ट पोर्शन है इसके लिए 3rd वीडियो हम बनाएंगे, जल्दी वीडियो अपलोड हो जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद।